बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम किसे कहते हैं, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जिस मेथड का यूज़ किया जाता है उसमें कौन कौन से स्टेप्स इंक्लूडेड हैं, और फिर बुक में जो 2 एग्जांपल्स गिवन है उसको हम बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू सॉल्व भी करेंगे। लेकिन एग्जांपल्स के लिए मैं एक अलग से वीडियो अपलोड करूंगी। आज हम सिर्फ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम और बायोलॉजिकल मेथड को स्टडी करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम किसे कहते हैं। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम किसी भी ऐसे क्वेश्चन, इशू या फिर ऑब्जर्वेशन को कहते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हो और उसको साइंटिफिक मेथड के थ्रू स्टडी किया जा सके। जैसे फॉर एग्जांपल रावलपिंडी के अंदर फार्मर्स ने इस चीज़ को नोटिस किया कि मुसलसल 2 सीज़न से गंदम की फसल में कमी आ रही है, हालांकि वो सेम अमाउंट ऑफ वाटर और फर्टिलाइज़र को यूज़ कर रहे हैं। तो यहीं से उनकी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम अराइज हो गई, जिसको उन्होंने कुछ इस तरह से डिफ़ाइन किया दैट व्हाट इज़ काजिंग द डिक्रीज इन व्हीट क्रॉप यील्ड, यानी गंदम की फसल में कमी क्यों आ रही है और उसके पीछे वजह क्या है। अब इसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप जिस साइंटिफिक मेथड का यूज़ किया जाता है उसको हम बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। और बायोलॉजिकल मेथड के अंदर 6 स्टेप्स इंक्लूडेड होते हैं, जिसको यहाँ पर मेंशन किया गया है। सबसे पहले बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज किया जाता है, फिर ऑब्जर्वेशंस और प्रीवियस रिसर्चेस को स्टडी किया जाता है, उसके बाद हाइपोथेसिस बनाया जाता है, फिर 4th स्टेप में हाइपोथेसिस की बेस पर ही डिडक्शंस को क्रिएट किया जाता है, और 5th स्टेप में बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को टेस्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, और फाइनली 6th स्टेप के अंदर जो भी डेटा एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कलेक्ट किया हुआ होता है उसको एनालाइज करके एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो चलिए इन स्टेप्स को हम वन बाय वन अब डिटेल से स्टडी करते हैं। पहला जो स्टेप है वो है रिकग्निशन ऑफ ए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसमें क्या किया जाता है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस को तैयार किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लंग कैंसर के ऊपर काम कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को तैयार करेंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन ये हो सकता है दैट व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ लंग कैंसर। उसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो ऑब्जर्वेशन और प्रीवियस रिसर्चर्स का है। प्रॉब्लम रिकग्निशन के बाद बियोलॉजिस्ट ये करते हैं कि वो ऑब्जर्वेशंस तैयार करते हैं और उन्हीं ऑब्जर्वेशंस की मदद से ही वो सोल्यूशंस को फाइंड करते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये ऑब्जर्वेशंस उनको सोल्यूशंस फाइंड करने में हेल्प आउट करती हैं। और हमेशा ऑब्जर्वेशन 5 सेंसेस के थ्रू बनाए जाते हैं। 5 सेंसेस में विजन, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट और टच इंक्लूडेड है। इसके अलावा ऑब्जर्वेशन हमारे पास 2 तरह की होती हैं। एक को हम क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन कहते हैं और एक को क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन कहते हैं। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन हमेशा नंबर्स के साथ डील करती है, जबकि क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में हम डिस्क्रिप्शन के साथ डील कर रहे होते हैं। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन को मेजर किया जा सकता है, जबकि क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन को सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व किया जा सकता है, उसको हम मेजर नहीं कर सकते। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन के एग्जांपल्स में लेंथ, हाइट, एरिया, टेम्परेचर वगैरह हैं और इन सब को ही हम मेजर कर सकते हैं। जबकि क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन के अंदर कलर, टेक्सचर, स्मेल और टेस्ट वगैरह हैं और इनको सिर्फ हम ऑब्जर्व ही कर सकते हैं, इनको मेजर नहीं किया जा सकता। इसके बाद जो तीसरा स्टेप है वो है हाइपोथेसिस। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बियोलॉजिस्ट ऑब्जर्वेशन की बेस पर एक पॉसिबल आंसर तैयार करते हैं और उस पॉसिबल आंसर को ही हाइपोथेसिस कहा जाता है। अच्छा, हाइपोथेसिस को हम टेंटेटिव आंसर भी कहते हैं। टेंटेटिव आंसर ऐसे आंसर को कहा जाता है जिसको कभी भी रद्द किया जा सकता हो या जिसको कभी भी ख़त्म किया जा सकता हो। एक अच्छे हाइपोथेसिस की कुछ खसूसियात होती हैं जिनको यहाँ पर लिस्टेड आउट किया गया है। पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि वो ऑब्जर्वेशन के ऊपर बनाया जाता है। दूसरी करेक्टरिस्टिक ये है कि वो एक प्रपोज स्टेटमेंट होती है। तीसरी करेक्टरिस्टिक ये है कि हाइपोथेसिस को हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू टेस्ट कर सकते हैं, यानी वो टेस्टेबल होता है। और चौथी करेक्टरिस्टिक ये है कि हमेशा बियोलॉजिस्ट के पास ये ऑप्शन होता है कि वो एक्सपेरिमेंट के बाद अगर चाहें तो हाइपोथेसिस को डिस्प्रूव कर सकते हैं, उसको बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद जो चौथा स्टेप है वो डिडक्शन का है। डिडक्शन को बेसिकली कहा जाता है कि ये हाइपोथेसिस की ही लॉजिकल कंसिक्वेंसेस हैं, और डिडक्शन को बनाने के लिए बियोलॉजिस्ट ये करते हैं कि हाइपोथेसिस की मदद से ही एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट को ड्रा करते हैं और उसी एक्सपेक्टेड रिजल्ट को ही डिडक्शन कहा जाता है। डिडक्शन में हम इफ़ और देन वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ़ ऑल बर्ड्स हैव विंग्स देन पिजन इज़ अ बर्ड। अब इस सेंटेंस के अंदर या इस स्टेटमेंट के अंदर इफ़ और देन वर्ड का यूज़ किया गया है, इसी वजह से ये एक डिडक्शन है।
इसके बाद जो फिफ्थ स्टेप है वो है एक्सपेरिमेंट का, और एक्सपेरिमेंट का स्टेप जो है वो बायोलॉजिकल मेथड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है। बियोलॉजिस्ट एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करते हैं ताकि वो हाइपोथेसिस और डिडक्शन को चेक कर सकें, और इसी तरीके से उन्हें पता चलता है कि उन्होंने जो हाइपोथेसिस बनाया है क्या वो सही है या गलत है। अगर तो कोई हाइपोथेसिस सही होता है तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और अगर कोई हाइपोथेसिस फॉल्स प्रूव हो जाता है तो वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। एक्सपेरिमेंट के दौरान ही दो तरह के अरेंजमेंट बनाए जाते हैं जिनको हम कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहते हैं, और इन दोनों ही ग्रुप्स को सेम कंडीशंस के अंडर रखा जाता है ताकि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। उसके बाद जो सिक्स एंड द लास्ट स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड का वो कंक्लूजन है। बियोलॉजिस्ट एक्सपेरिमेंट की बेस पर डेटा को कलेक्ट करते हैं और फिर उसको स्टेटिस्टिकली एनालाइज करते हैं ताकि वो किसी कंक्लूजन तक पहुंच सके, और फिर जब वो एक कंक्लूजन बना लेते हैं तो अपनी उस कंक्लूजन को रिसर्च आर्टिकल की फॉर्म में किसी साइंटिफिक जर्नल या फिर बुक में पब्लिश करते हैं। सिमिलरली वो अपनी इस कंक्लूजन को डिफरेंट सेमिनार्स वगैरह में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ताकि तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। इससे जो अगला पार्ट है वो कल तक इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।